जय महाकाल दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 के रीजनिंग एनालिसिस के बारे में, जो हमारा हुआ था 1 जुलाई 2024 को दोपहर 11:45 से 12:45 की शिफ्ट में हमारा पेपर हुआ था। ठीक है, केवल आप इस वीडियो को देख लोगे अगर, तो आपको रीजनिंग पढ़ने के लिए किसी कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी पक्की गारंटी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इतने अच्छे तरीके से समझा देंगे और आपको इसी प्रकार पेपर में मिलेगा, तो आप देखते से ही सवाल को आप हल कर देंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, और ये आपकी बेस्ट रीजनिंग क्लास में शामिल है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको देखने के बाद कोई भी पेपर आप एसएससी का उठा के देख लीजिए, उसमें आप देखते से ही सवाल ना लगा दें, तब आप कहना मुझसे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है हमारा, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न मिलता है तब आपको इसकी लैंग्वेज पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इसकी लैंग्वेज बहुत लेंदी होती है और इसमें आपका टाइम खराब होता है। आपको तो यहाँ कुछ नहीं करना, ये 2 संख्याएं दी होती हैं, इन संख्याओं में संबंध देखना होता है, क्या संबंध है हमारा। तो यहाँ हमारे पास संख्याएँ दी हैं 21, 34 और 76। उसके बाद संख्याएँ दी हैं 39, 26 और 104। हमें बस इन दोनों संख्याओं में संबंध देखना है, इन दोनों संख्याओं में हमारा क्या संबंध है। वही संबंध हमारे इन चारों ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या संबंध है हमारा। 21 और 34 को हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे हम, 21 और 34 को हम जोड़ेंगे और उसके बाद हम फिर से इसमें 21 जोड़ देंगे, तो हमारा 76 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 76। इसी प्रकार 39 और 26 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 65। कितना आएगा, 65। और उसमें हम 39 और जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 39, तब हमारा आएगा 104। मतलब कि शुरू की 2 संख्याएं अपन जोड़नी है और उसमें पहली संख्या और जोड़नी है, तब हमारा जो है वो तीसरी संख्या आएगी। तो हम देखते हैं इसमें हमारा किस में एक लागू हो रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं, पहले का डबल और दूसरी संख्या, पहले का डबल और दूसरी संख्या। तो पहले का डबल करेंगे, यहाँ हमारा कितना आएगा, 68। ठीक है, 34 का डबल करेंगे, हमारा आएगा 68 और उसमें हम 25 जोड़ेंगे, तो हमारे पास आता है 8 और 5 13 की 3 हासिल आई 1, 6 और 2 8 और 1 9, 93 आया हमारे पास। और हमारे पास ऑप्शन में दिया है 102, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगले ऑप्शन को चेक करेंगे। अगला ऑप्शन है हमारा 25, 31 और 108। 25 का हम डबल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 50 और 31 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा, 81। लेकिन हमें चाहिए 108, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। इसी प्रकार अगले ऑप्शन को चेक करेंगे तो 37 का डबल करेंगे तो 37 दूनी 74 और उसमें अपन 43 जोड़ेंगे, तो 4 और 3 7 हमारा आ गया और 7 और 4 11 आ गया, 117 आ गया। लेकिन यहाँ पे 127 दिया है, तो ये भी गलत हो गया। अब इसको चेक करेंगे तो 28 का डबल करेंगे तो हमारा 28 दूनी होता है 56 और उसमें हम जब 23 जोड़ेंगे तो हमें 79 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 79। और यही ऑप्शन में दिया है, तो हमारा 79 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आप लोगों को समझ में। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्न 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है और एक संबंधित नहीं है। तो जो संबंधित नहीं है उसकी हमें इसमें पहचान करना है। जब भी आपको इस तरीके का दिया हो, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ इनके क्रम लिखना है सबसे पहले, तब हमें असंगत जो होगा, असमान, उसकी हम पहचान कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आर का क्रम लिखेंगे। आर का क्रम होता है हमारे पास 18, ओ का क्रम होता है 15, एल का क्रम होता है 12। अगला है डब्लू। डब्लू का क्रम होता है हमारे पास 23, टी का क्रम होता है हमारे पास 20 और क्यू का क्रम होता है हमारे पास 17। कितना, 17। अब क्यू की बात फिर से करेंगे, क्यू एन एल। इसमें क्यू का क्रम हो गया 17, एन का क्रम हो गया हमारे पास 14, एल का क्रम हो गया हमारे पास 12। अब एल आई एफ की बात करेंगे, एल का क्रम 12, आई का क्रम 9 और एफ का क्रम 6। हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, इनमें सीधा सीधा अंतर दिखाई दे रहा है। इसमें 3 कम हो गया और इसमें भी 3 कम हो गया। ठीक है, माइनस का 3। 23 से 3 घटाएंगे तब 20 आएगा हमारे पास, 20 से 3 घटाएंगे तब हमारे पास 17 आएगा। इसमें भी -3 लग रहा है दोनों में, इसमें हमारा -3 लग रहा है और इसमें हमारा -2 लग रहा है। तो यही हमारा जो है ना, वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें अंतर दोनों में अलग अलग आ रहा है, जबकि अंतर दोनों संख्याओं में हमें एक सा अंतर चाहिए। तो हमारा क्यू एन एल जो है ना, ऑप्शन सी, वो हमारा गलत हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। यदि 6 मई 2005 को शुक्रवार है तो 25 सितंबर 2018 को कौन सा दिन होगा। जब भी आपको कैलेंडर का ऐसा सवाल मिलता है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से 2005 से लेकर 2018 तक टोटल दिन काउंट करने हैं, विषम दिन कितने होते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ हमारे पास इसमें क्या होता है, जो लीप वर्ष होता है उसमें विषम दिन आते हैं 2 और जो साधारण वर्ष होता है उसमें विषम दिन आता है 1। लीप वर्ष की अपन जाँच कैसे करेंगे, जैसे यहाँ 18 दिया हुआ है
ठीक है। तो 18 में अपन 4 का भाग लगा के देखेंगे, अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो हमारा लीप वर्ष हो जाता है, पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो वो हमारा लीप वर्ष नहीं होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे 2005 से लेकर 2018 तक हमारे कुल कितने वर्ष होते हैं। तो 2005 से लेकर 2018 तक हमारे कुल हो गए 13 वर्ष। कितने हो गए? 13 वर्ष। अब इनमें लीप ईयर की कौन सी सन आएगी? लीप ईयर 2005 के बाद आएगा, एक तो 2008 आएगा, कितना आएगा? 8, उसके बाद 2012, उसके बाद 2016, तो 3 हमारे ए विषम दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे लीप ईयर वाले, तो टोटल विषम दिन हो जाएंगे हमारे पास 16। 16 में जब हम 7 का भाग लगाएंगे, 16 में 7 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास जो शेष बचता है वही हमारे विषम दिन हो जाते हैं, यानी कि 2। कितने? 2। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं 6 मई 2018 तक। 6 मई 2018 तक हमारे विषम दिन कितने हो गए? 2। ठीक है, अब इसको पहले तो हम मिटा देते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो 6 मई 2018 को हमारे विषम दिन कितने आ गए थे? 2। क्या? 6 मई 2018 को विषम दिनों की संख्या थी 2। कितनी संख्या थी हमारी? 2। अब हमें 6 मई से लेकर 25 सितंबर तक जाना है। ठीक है, तो मई में हमारे होते हैं कितने? 31 दिन। मई में कितने? 31। जून में हमारे पास दिन होते हैं 30, जुलाई में दिन होते हैं 31, अगस्त में दिन होते हैं 31 और सितंबर में दिन होते हैं हमारे पास 30, लेकिन सितंबर में हमें 25 तक जाना है, तो 25 हमारे पास ए हो गए। अब इनमें हम विषम दिनों की संख्या निकालते हैं 7 का भाग लगाकर। तो मई में हमारे पास दिन बचेंगे अब कितने? 6 मई तक तो हम आ ही चुके हैं, अब यहाँ दिन 31 की जगह बचेंगे हमारे 25। कितने दिन बचेंगे? 25। 25 में जब विषम दिन निकालेंगे तो हमारा 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा 21, 3 बार बचेंगे विषम दिन 4। ठीक है, मई के बाद जून में विषम दिन 2, जुलाई में विषम दिन 3, अगस्त में विषम दिन 3 और सितंबर में हमको केवल 25 सितंबर तक जाना है, तो सितंबर में 7 का भाग लगाएंगे 25 में, तो बचेंगे हमारे पास 4। कितना? 4। इनको जब हम जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 और 3 9 और 3 12 और 4 16, ये कितना हो गया हमारा टोटल? 16। 16 में जब 7 का भाग लगाएंगे तो हमारे विषम दिन बचेंगे 2। कितने बचेंगे विषम दिन? 2। अब हमारे पास 2 विषम दिन ए वाले हो गए और 2 विषम दिन ए वाले हो गए, टोटल विषम दिन हो गए हमारे पास कितने? 4। कितने विषम दिन हो गए? 4। अब ये जो 4 है ना, इनको हम शुक्रवार में ऐड कर देंगे, तो शुक्रवार में जब हम प्लस का 4 करेंगे तो हमारा 25 सितंबर 2018 को कौन सा बार होगा वो निकल के आ जाएगा। जब शुक्रवार से हम 4 दिन आगे बढ़ेंगे तो शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, कौन सा हो गया हमारा? मंगलवार हमारा आंसर आ जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन सी। आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही आराम से समझाया है मैंने। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, अगले वीडियो में आपको और अच्छे से समझा देंगे इसको। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, दर्पण दिया है हमें, खड़ा दर्पण है ये हमारा, और इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो खड़े दर्पण में क्या होता है, इसमें लेफ्ट जो होता है ना वो राइट पहुंच जाता है और लेफ्ट वाला राइट पे आ जाता है, राइट वाला लेफ्ट पे चला जाता है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? आर, फिर हमारा आएगा ई। ठीक है, तो आर हमारा किन दोनों में है? पहले में और तीसरे में, तो इन दोनों ऑप्शनों को हम हटा देंगे सबसे पहले। ठीक है, आर के बाद अब ऑप्शन चेक करते हैं। आर के बाद हमारा ई दोनों में एक सा है, बी दोनों में एक सा है, 7 हमारा दोनों में अलग है। ठीक है, तो 7 को चेक करने के लिए 7 हमारा इधर है ना, तो 7 हमारा ऐसे हो जाएगा इस वाले दर्पण में, और ऐसे 7 हमें किस में मिल रहा है? केवल ए ऑप्शन में, तो हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना वो सही हो जाएगा। और जो इस वाले में 7 है ना, ये लेटे हुए दर्पण का प्रतिबिंब है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दर्पण वाला प्रश्न हल करना है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में कियोस्क को LJRTL लिखा जाता है और लेम को GMDNF लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में एंजॉय को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे ए हमारा लेम नहीं है, यहाँ पर लेम की जगह है फ्लेम। ठीक है, क्या है हमारा? FLAM और E, ए है हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें एंजॉय का इसमें चेक करना है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था, जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो आपको इनके अक्षरों के क्रम लिखना है कि कौन सा क्रम कौन से अक्षर पर है। तो हमें सबसे पहले के दिख रहा है, के बाद आता है हमारा L और आई के बाद J। ठीक है, के बाद हमारा क्या हैगा? सबसे पहले हम इसको लिखते हैं KIOSK और यहाँ लिखेंगे हम फ्लेम, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे दोनों को। ठीक है, तो कियोस्क का लिखा है हमारे पास LJRT और L, फ्लेम का लिखा है हमारे पास GMDN और F। यहाँ के बाद आता है L, आई के बाद आता है J यानी कि प्लस का 1, O का क्रम होता है 15 और R का क्रम होता है 18 यानी कि +3 और S के बाद आता है T, के बाद आता है L। इसी प्रकार इस वाले में देखेंगे तो F के बाद G, L के बाद M, A के बाद D यानी कि प्लस का 3
एम के बाद एन, ई के बाद एफ, ठीक है। यानी कि आगे के और पीछे के दो दो अक्षरों में +1 और बीच वाले अक्षर में प्लस का 3 जुड़ रहा है। तो हम इंजॉय की बात करेंगे। इंजॉय में ई के बाद आता है हमारे पास एफ और एन के बाद आता है ओ। तो हम यही से हमारा हो गया, चारों ऑप्शन अलग अलग हैं। तो एफ और ओ किस वाले ऑप्शन है तो वो हमारा है ए वाले ऑप्शन में। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पेपर में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ तो मैं आपको बहुत आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है। जब भी आप पेपर में इसको सॉल्व करोगे तो मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड के भी सवाल नहीं है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो आपको क्या करना है कि इनको काउंट करना है कितने हो रहे हैं। तो यहाँ पर ए हमारे टोटल हो रहे हैं 16। अब 16 को तोड़ने का क्या नियम है, आपको 4 और 4 के फॉर्मेशन में तोड़ना है, ठीक है। 4 और 4 के फॉर्मेशन में तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, के जे डैश एच, ठीक है। फिर तोड़ेंगे तो आई जे के और आई। फिर अपन तोड़ेंगे डैश जे एम, फिर डैश, फिर ई जे डैश और के, ठीक है कि नहीं। तो अब इसमें हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले आएगा हमारा आई। इसमें सबसे पहले आएगा हमारा क्या, आई। आई के बाद हमारे पास आएगा जी, आई के बाद इसमें क्या आएगा जी, जी के बाद इसमें आएगा जे, जे के बाद इसमें आएगा ओ, ठीक है। क्या आएगा, ओ। तो हमारा क्या बन गया क्रम, आई जी जे ओ, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसका आप जवाब देना हमें कमेंट में, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप इसमें दिमाग लगाइए, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तब फिर हम आपको इसको दोबारा समझाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है आपके लिए, HW है इस वाले सवाल का, ये यानी कि होमवर्क है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा ब्लड रिलेशन का। Q + R का अर्थ है QR का पिता है, Q - R का अर्थ है QR की पत्नी है, Q × R का अर्थ है QR का भाई है, Q भाग R का अर्थ है QR की पुत्री है। तो M - N + O का क्या अर्थ है। सबसे पहले माइनस वाले को देखेंगे। माइनस का अर्थ है पत्नी, तो M जो है ना वो N की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, यानी कि वाइफ, ठीक है। M N की पत्नी हो गई तो N क्या हो गया, N हो गया यहाँ पे पति यानी कि पुरुष। अब प्लस का अर्थ है पिता, ठीक है। N O का हो गया यहाँ पे पिता यानी कि फादर। O के बारे में पता नहीं है माइनस है कि प्लस है। तो क्या अर्थ है, M पहला ऑप्शन है M O की माँ है, तो M O की माँ है, बिल्कुल सही है। तो हमारा पहला ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, M O की माँ है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न है हमारा। इसमें हमें इसको लैंग्वेज को पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को टाइम वेस्ट होता है इसमें। आप तो सीधे कथन देखिए। कथन हमारा क्या कह रहा है, कथन हमारा कह रहा है वो सबसे पहले सभी अंगूठियाँ झुमके हैं। तो ये जितनी भी जो अंगूठी है ना वो सभी हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे जो अंगूठी है ना, अंगूठी को हम बोलेंगे रिंग, ठीक है। अंगूठी को क्या बोलेंगे, रिंग, और झुमके को बोलेंगे ईयर रिंग, ठीक है। तो सभी अंगूठियाँ क्या हो गई हमारी, ईयर रिंग यानी कि झुमके हो गई। अब कुछ अंगूठियाँ जंजीर हैं, जंजीर को बोलेंगे हम चैन यानी कि सी। तो कुछ यानी कि इसमें से कुछ हिस्सा जो है ना वो अंगूठियों का एक क्या हो जाएगा हमारे पास, चैन। इतना हिस्सा हमारे पास चैन हो गया, ठीक है। अब सभी जंजीरें चूड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ यानी कि बेंगल, बेंगल को हम लिखेंगे बी। क्या लिखेंगे, बी। अब सभी जंजीरें चूड़ियाँ यानी कि जितने भी सी है ना वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास सभी सी हो जाएंगे बी। ऑल सी आर बी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम निष्कर्ष देखते हैं कि कुछ अंगूठियाँ चूड़ियाँ हैं। तो अंगूठियों का देखो, अंगूठियों का ए वाला जो हिस्सा है ना, कौन सा, ए वाला, अंगूठियों का ए वाला जो हिस्सा है ना वो हमारा क्या हो जाएगा, चूड़ियाँ। चूड़ियाँ यानी कि बेंगल्स। तो इतना जो हिस्सा है ना वो इसके अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है इसके अंतर्गत। जब चूड़ियाँ हैं, जंजीर है, तो वो चूड़ियों के अंतर्गत आ गया। तो पहला हमारा सही हो गया। अब कुछ झुमके चूड़ियाँ हैं, तो कुछ झुमकों के लिए ई हमारे किसमें आने चाहिए, बी, वो बी में आने चाहिए। तो इतना हिस्सा ई और बी दोनों का सेम है, ठीक है। इतना हिस्सा ई और बी का भी सेम है, तो ए भी हमारा सही हो गया। अगला निष्कर्ष है हमारा कुछ जंजीरें झुमके हैं, कुछ जंजीर यानी कि सी और झुमके यानी कि ई। तो इतना हिस्सा सी और ई का भी कॉमन है, इतना हिस्सा जो है ना वो सबका कॉमन है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इस हिसाब से हमारे पास
कौन सा उत्तर बनेगा? 1, 2 और 3 सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन 3। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जब भी आपको ऐसा दिखाई दे तो आप लैंग्वेज बिल्कुल मत पढ़िए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो इनमें अंतर देखना है। इनमें जो संबंध है ना, वही संबंध इन चारों में से किस में है? तो निरंतर और व्यवधान। ठीक है, निरंतर का मतलब होता है कंटिन्यूटी, एक लगातार। ठीक है, लगातार कोई काम हो रहा है और वो व्यवधान के साथ काम हो रहा है, यानी कि रुक रुक कर, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, अब हमें देखना है इन दोनों में से अपोजिट क्या है। गाय और भैंस का कोई संबंध नहीं आ रहा, सकुशल और सुरक्षित दोनों एक ही चीज़ है, जोड़ना और मिलाना ये दोनों भी एक ही चीज़ है। अब इसमें अपोजिट है अटारी और तहखाना। अटारी का मतलब होता है गाँवों में जो सबसे ऊपरी मंजिल का हिस्सा होता है ना, उसको बोलते हैं अटारी, और तहखाना जो मतलब सबसे निचली मंजिल में और गहराई में स्थित होता है उसको बोलते हैं तहखाना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, फिर से कैलेंडर का प्रश्न आ गया आपके लिए। यदि 15 दिसंबर 2006 को शुक्रवार है तो 13 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा? इसमें भी आपको उसी की तरह करना है और आपको इसका भी आंसर बताना है, इसका आंसर क्या आएगा। एक काम आप लोगों को करना है और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, 10वें सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसमें कौन सा दिन आएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? जब भी आपको ऐसा सवाल दिया हो, ठीक है, यहाँ पर इनमें कॉमा है, 3-3 के फॉर्मेशन में, आपको क्या करना है, इनके अक्षर लिख लेना है सबसे पहले, फिर हम इनमें अंतर देखेंगे। अंतर क्या है? सबसे पहले है जेड, फिर इसमें है ई। हमारे पहले अक्षर से ही पूरा वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शनों में पहले अक्षर अलग अलग है, तो हमें पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा हो गया यहाँ पे जे, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर हो गया हमारे पास टी। जेड का क्रम होता है हमारे पास 26, ई का क्रम हो गया 5, जे का क्रम हो गया 10 और टी का क्रम हो गया हमारे पास 20। ठीक है, अब हम यहाँ से चलेंगे 26 और 5 में कितने का अंतर है? 5 का। 5 और 10 में 5 का, जब इनमें 5 का अंतर आ रहा है तो यहाँ भी 5 का अंतर आएगा और यहाँ भी 5 का अंतर आएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 15। जैसे ही 15 हो गया तो इन दोनों का अंतर वेरीफाई हो गया। तो 15 पे हमें देखना है हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो 15 पे हमारा आता है ओ। जब 15 पे ओ आता है तो हमें पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सी से वेरीफाई हो गया केवल। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, फिर से वही संबंध आ गया, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल इन दो संख्याओं को और इन दो संख्याओं को देखना है। संख्याएं हमारे पास क्या दी हैं? 11 और 55। ठीक है, 22 और 110। इनमें जो नियम है वही नियम हमारे किस ऑप्शन में है, और वो 44 से संबंधित है। ठीक है, तो 11 का 5 गुना होता है 55, 22 का 5 गुना होता है 110, तो 44 का 5 गुना होगा, 44 का 5 गुना कितना होगा? 220। 44 का 5 गुना हो गया हमारे पास 220, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, श्रृंखला दी है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो ये जो श्रृंखला दी है इनमें अंतर देखते हैं सबसे पहले। तो 162 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा 167 हो गया, 167 में 5 जोड़ेंगे तो 172, 172 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 177, 177 में फिर 5 जोड़ेंगे तो हमारा 182, यानी कि 5 जुड़ रहा है प्रत्येक संख्या में। तो जब 182 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा 187 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत सरल प्रश्न है हमारा। ठीक है, घन का प्रश्न है, एक घन बनाया जाए शीट को मोड़कर तो के विपरीत क्या आया? तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था के विपरीत आएगा हमारे पास एम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब आपसे पूछता है जे के विपरीत, जे के विपरीत आएगा आई, एच के विपरीत आएगा हमारे पास एल। ठीक है, बहुत सरल सवाल है, अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दर्पण प्रतिबिंब आ गया, लेटा हुआ दर्पण है इसमें, तो इसमें अक्षर अपनी जगह पे ही रहते हैं, बस जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो अपोजिट हो जाते हैं तो सबसे पहले हम ऑप्शन से चेक करते हैं इसमें। तो डी का जब अपोजिट होगा तो पहले डी आएगा, लेकिन हमारे पास इसमें एच है और इसमें एच है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे। अब बढ़ेंगे हम, केवल इन दो में चेक करेंगे। इन दो में जब चेक करेंगे तो डी के बाद आएगा यू, तो डी के बाद यू हमारा केवल एक ऑप्शन में है पहले में, तो हमारा पहला सही हो जाएगा, इसमें पी है इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें भी आपको नहीं देखना है, इन दोनों में केवल संबंध देखना रहता है। जो इन दोनों में संबंध है वही किस ऑप्शन में संबंध है। तो यहाँ क्या कह रहा है? हाथ है और कलाई है। ठीक है, हाथ है और कलाई है। हाथ में क्या होती है? कलाई होती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पैर और टखना, खोपड़ी और पेट, कान और बाल, मांसपेशी और हड्डी, इन चारों में अलग कौन सा हो रहा है? हमारा पैर और टखना। पैर होता है ना हमारा, पैर और टखना ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार हाथ और कलाई संबंधित है। ठीक है, इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
यदि प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो प्लस को अपन को बदलना है भाग से, तो 21 प्लस 3 माइनस 7 भाग 11 इंटू 4। तो जब प्लस को अपन भाग से बदलेंगे तो यहाँ हमारा इसका कितना मान हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है। माइनस को इंटू से बदलेंगे तो इंटू हो गया हमारे पास 7, भाग को बदलेंगे प्लस से और इंटू को बदलेंगे माइनस से। ये हमारे पास कितना हो गया 49, 49 और 11, 49 और 11 हो गया हमारे पास 60, ठीक है। कितना हो गया 60, 60 में से 4 जाएगा हमारा, 60 में से जब 4 जाएगा हमारा तो हमारे पास बचेगा 56, ठीक है। क्या बचेगा 56, तो हमारा इसका सही आंसर होगा 56। हमें ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन या तो 56 होगा या फिर ए टाइपिंग मिस्टेक होगा, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, इसका राइट आंसर होगा 56। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि टी का अर्थ है गुणा, एम का अर्थ है प्लस, के का अर्थ है भाग, जी का अर्थ है माइनस, तो समीकरण का मान क्या होगा। सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे, समीकरण लिखने के बाद हम चिन्हों को बदलेंगे। सबसे पहले 100 के का अर्थ है हमारा भाग, 100 भाग 5। उसके बाद एम का अर्थ है हमारा प्लस, क्या है प्लस, प्लस का 73, 73 के बाद हमारा टी का मतलब है गुणा, गुणा 48, कितना गुणा 48, 48 के बाद एम का मतलब है प्लस, ठीक है, प्लस का 56, प्लस का कितना 56 और जी का मतलब है माइनस, माइनस का 23। यहाँ लिख लिया हमने। इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सॉल्व भाग को, इसका मान तो हो गया हमारे पास 20, ठीक है। भाग के बाद हम करेंगे सॉल्व गुणा, 73 इंटू 48, तो 73 इंटू 48 हमारे पास होता है 3504, कितना मान होगा 3504, प्लस का 56 माइनस का 23। अब इन सबको हम जोड़ देंगे। जब इन सबको जोड़ेंगे हम तो हमारे पास आएगा 380, कितना आएगा 3580। उसमें से जब हम 23 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 23, 3580 में से 23 घटाएंगे तो 3557 हमारे पास बचेगा। क्या बचेगा 3557। तो ये हमारा 13557 की जगह पे 3557 होना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर है 3557। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, श्रृंखला वाला दिया है, अगली श्रृंखला कौन सी होगी। तो इसमें हम कोई ऐसी संख्या देखते हैं, ऐसी संख्या या ऐसा कोई अक्षर देखते हैं जो अगले में आ सकता है, जिसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो हम देखेंगे इसमें हमें एक संख्या देखते हैं 0, ठीक है। सबसे पहले हम 0 को देखते हैं। तो 0 ये पहले तो यहाँ है, फिर पहुँच गया यहाँ, कहाँ पे यहाँ, फिर आ गया वापस इधर की ओर, फिर इधर चला गया, मतलब लेफ्ट राइट हो रहा है, फिर आएगा ये इधर। अब हमें देखना है इस स्थान पर 0 किस में है, ठीक है। यहाँ पर 0 हमें केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है, सी में, तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसमें कोई ऐसी संख्या देखा करें जिससे हमें पूरा वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ये आकृति वाला प्रश्न है। इस आकृति में क्या है, ये हमें आकृति दी हुई है, ठीक है, और इस आकृति को हमें देखना है इन चारों ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में इस ए वाली आकृति है, ठीक है। लेकिन घूर्णन की अनुमति नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन ए पर। तो ऑप्शन ए में ही हमें ए वाली आकृति मिल गई, ठीक बिल्कुल ऐसी की ऐसी जैसी ए वाली है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इस वाले में हमारी घूम गई है आकृति और इसमें इसमें लाइन भी है, तो एक गलत हो जाएगी हमारी। इस वाले में भी बिल्कुल सही है, लेकिन एक तो यहाँ पे लाइन हो गई, एक यहाँ पे लाइन हो गई, और इस वाले में है ही नहीं, तो हमारी तीनों गलत हो जाएंगी, केवल पहली वाली सही हो जाएगी। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो वर्गों की संख्या जब हम चेक करेंगे तो सबसे पहले पहला वर्ग बनेगा हमारा ए वाला, कौन सा बड़ा वाला, और एक वर्ग बनेगा ए वाला, तो 2 वर्ग तो हमारे पास ए हो गए। इसी से मिलती जुलती आकृति हमारे पास ए वाली है, तो इसमें भी हमारे पास 2 वर्ग बन गए, तो 2 वर्ग हमारे पास ए हो गए, ठीक है। उसके बाद एक वर्ग हमारे पास ए वाला हो गया, तो 3, 1 4 और 1 5, कितने वर्ग हो गए इसमें 3, कितने हो गए टोटल 3। अब बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसमें एक वर्ग हो गया हमारे पास ए 4, एक वर्ग हो गया हमारे पास ए, यानी कि 2 वर्ग हमें ए मिल गए, ठीक है, 2 वर्ग हमें ए मिल गए। अब हम देखेंगे, और एक वर्ग हो गया हमारा ए पूरा बड़ा वाला, कौन सा हो गया ए पूरा बड़ा वाला। इसके बाद एक वर्ग और बन रहा है, इसमें एक वर्ग बन रहा है हमारा ए वाला, ठीक है। तो 2 वर्ग हमारे पास हो गए ए।
एक बड़ा और एक छोटा, तो टोटल वर्ग होगा हमारे पास 11। कितने हो गए? वर्गों की संख्या 11। ठीक है, तो इसमें टोटल वर्ग हो जाएंगे हमारे पास 11। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मैसेज आर इनक्रप्टेड को TGGCMZ लिखा जाता है, आर यू कमिंग को ZEFPMZ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आर को कैसे लिखा जाएगा? हमें देखना है दोनों में आर। ठीक है, इधर आर कॉमन है केवल दोनों में, और इधर देखना है हमें दोनों में क्या कॉमन है। तो दोनों में केवल और केवल MZ कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? MZ। तो आर के लिए हो जाएगा हमारे पास M और Z। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, Z का अर्थ है भाग, Q का अर्थ है गुणा, H का अर्थ है प्लस, E का अर्थ है माइनस, तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके जो चिन्ह है ना इनको हटाएंगे, तो इक्वेशन लिखेंगे हम, यानी कि समीकरण 17, H का अर्थ प्लस 23, Q का अर्थ है गुणा 23 इंटू 42, 23 इंटू कितना हो गया? 42। ठीक है, 42 के बाद Z का अर्थ है हमारे पास भाग आ जाएगा 7, 7 के बाद है E का मान है माइनस का हो गया 13। सबसे पहले भाग फिर गुणा। ठीक है, तो 17 प्लस 23 इंटू 42 में जब 7 का भाग देंगे तो आएगा 6 माइनस का 13। 23 का इंटू 6 में करेंगे तो 17 प्लस 23 इंटू 6 करेंगे तो 23 इंटू 6 हमारा हो गया 138। कितना हो गया? 138, यानी कि 30 छिक्के 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, 138 माइनस 13। ठीक है, अब 138 में से जब 13 जाएगा तो हमारा बचेगा 125, और 125 में जब हम 17 जोड़ेंगे ए वाले तो हमारे पास आ गया 142। कितना आ गया? 142, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, श्रृंखला दी है, इसमें हमें अगली श्रृंखला पता करना है, अगली संख्या, माफ़ करना, अगली संख्या हमारी कौन सी है। तो सबसे पहले देखेंगे 54, उसके लिए हम संख्याएं लिखेंगे। सबसे पहले 54, 58.7, 64.4, 71.1 और 78.8। इनमें जब अंतर देखेंगे हम सबसे पहले, तो हमारा अंतर आ रहा है इसमें 54 और 58, यानी कि 4.7 का अंतर आ गया। यहाँ बढ़ेंगे तो 5.7 का अंतर आ जाएगा इसमें। यहाँ 6.7 का अंतर आ गया इसमें, और यहाँ 7.7 का अंतर आ गया। कितना अंतर आ गया? 7.7 का। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस वाले में हमारा 8.7 का अंतर आ जाएगा। एक एक संख्या बढ़ रही है, 5, 6, 7, और यहाँ आएगा हमारा 8.7। जब 78.8 में 8.7 जोड़ेंगे तो हमारा 87.5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बढ़ते हैं अब आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न है हमारा, बहुत सरल प्रश्न है, घन का। इसमें आपको देखना है, शीट को मोड़कर घन बनाया गया है, तो ब्लू के विपरीत क्या होगा। तो ब्लू हमारा कहाँ है? यहाँ पर सबसे अलग बैठा है, तो ब्लू के विपरीत आप बताओगे क्या होगा। ब्लू के विपरीत हो जाएगा हमारे पास ब्लैक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। रेड के विपरीत हो जाएगा पिंक, ग्रीन के विपरीत हो जाएगा वाइट। ठीक है, तो ब्लू के विपरीत है हमारा ब्लैक। आगे आप लोगों को समझ में। अब आप लोगों का काम ये है कि आपको जो एक सवाल दिया है उसका आप उत्तर कमेंट में हमें बताइए, और जो समझ में नहीं आया है वो हमें बताइए, वो हम आपको समझाएंगे अगले वीडियो में। और इस वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।